नमस्कार, स्वागत है आपका खबर दमदार में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। दिल्ली में विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट के भव्य आयोजन के बाद पहली बार देश की राजधानी में लेजर शो का भव्य आयोजन देखने को मिला। बीटिंग द रिट्रीट के दौरान साथ ही ड्रोन कैमरों की मदद से भारत का तिरंगा और मेक इन इंडिया की एक तस्वीर भी आसमान में दिखाई पड़ी। बीटिंग द रिट्रीट की तस्वीरें ये इस वक्त आप देख रहे हैं। ये तस्वीर उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे। विजय चौक की ये बहुत ही विहंगम तस्वीर आपके सामने। तो विजय चौक पर गणतंत्र की धुन और साथ ही साथ लेजर शो, पहली बार बीटिंग द रिट्रीट के दौरान लेजर शो और ड्रोन कैमरों से आसमान में तिरंगा बनाया गया। ये तस्वीर पहली बार देखने को मिली। बीटिंग द रिट्रीट ये सेरेमनी 26 जनवरी के बाद 3 दिन बाद होती है। शाम के वक्त जब सूरज ढलने लगता है तो वहां गणतंत्र की धुन पर सेना की तीनों सेना के जो अंग हैं उनकी टुकड़ियां यहां पर परेड में शामिल होती हैं, समारोह में शामिल होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की लेजर शो का आयोजन हुआ और इस लेजर शो के दौरान भारत एक गणतंत्र के रूप में क्या जर्नी रही है भारत की, वो दिखाने की कोशिश हुई। और ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, तिरंगा लहराता हुआ देख रहे हैं रंगीन रोशनी में, वो विजय चौक की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ड्रोन का भव्य नजारा भी आसमान में देखने को मिला। आजादी का अमृत महोत्सव साल मना रहा है। इस साल पूरा देश 75वां आजादी दिवस के मौके पर आजादी का जो अमृत महोत्सव पूरे साल मनाया जा रहा है, उसकी एक झांकी आसमान में देखने को मिली। ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल कर ये भव्य नजारा आप देख रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त विजय चौक पर आपको नजर आ रहे हैं। समारोह समापन के बाद निकलने जब वो समारोह स्थल से रवाना हो रहे थे तब की ये तस्वीर और उनके काफिले को आप देख पा रहे हैं। 1 घंटे से ज्यादा ये समारोह चला विजय चौक पर और समारोह की समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रवाना हो चुका। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने आ रही है। प्रधानमंत्री जी अब प्रस्थान कर रहे हैं। चलिए अब चुनाव प्रचार की बात कर लेते हैं। खासकर पश्चिमी यूपी को लेकर सबने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी का प्रचंड प्रचार जारी है। पार्टी के दिग्गज नेता घर घर जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं और इसी कड़ी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ बागपत और गाजियाबाद में रहे। तो अमित शाह ने मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में जाकर प्रचार किया, तो वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बरेली और इटावा में रहे, जहां पर उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया, प्रभावी मतदाता सम्मेलन को संबोधित भी किया। और इन 3 तस्वीरों के बाद अब आपको जेवर की एक तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर आरएलडी प्रत्याशी की रैली में नोटों की बौछार देखने को मिली है। जेवर विधानसभा से आरएलडी प्रत्याशी हैं अवतार सिंह भड़ाना डीजे बजाकर कोरोना प्रोटोकॉल के धज्जियां उड़ाते नजर आए। आदर्श आचार संहिता का भी उल्लंघन, कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं। आरएलडी प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना की रैली का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नोट उड़ाए जा रहे हैं। डीजे के धुन पर यहां पर नोट उड़ाते नजर आ रहे हैं प्रत्याशी, आरएलडी के प्रत्याशी हैं और सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। यहां पर न सिर्फ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा बल्कि कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं हो रहा है। अवतार सिंह भड़ाना आरएलडी के विधानसभा प्रत्याशी हैं जेवर से।
और यहाँ पर देखिए डोर टू डोर कैंपेन की ये तस्वीर है, लेकिन इस दौरान नोट भी उड़ाए जा रहे हैं प्रत्याशी और उनके समर्थकों की ओर से। और अब बात करते हैं सीएम योगी के बागपत और गाजियाबाद दौरे की। मुख्यमंत्री ने यहां पर प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद करते हुए अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए राम भक्तों के खून से रंगी हुई है लाल टोपी, ये कहा सीएम ने। मुजफ्फरनगर दंगों में बेगुनाहों को सजा दी गई, जेसीबी और बुलडोजर ही इनका इलाज है, ये बात भी कही मुख्यमंत्री ने। वही करेंगे और इनका उपचार भी एक ही है और उपचार मेरे पास है और वह है जेसीबी और बुलडोजर। एकदम बैटरी चलेगी, 2 पॉइंट एकदम चलेगा, कोशिश तो करेगा। इनका उपचार तो एक ही है, एक कानून का राज और थोड़ी भी किसी सम्राट व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति और किसी नौजवान के साथ, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ किया, किसी बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, किसी व्यापारी का अपहरण किया, तो फिर इस स्थिति में पहुंचा दो कि वह गले में तख्ती लटका करके फिरता रहे कि साहब बकस दो और सब्जी बेच करके खानदान की भक्तों के खून से भी इनकी टोपी रंगी हुई है और दंगों में मारे गए निर्दोष सचिन हो या फिर गौरव या फिर यहां के वे सभी नौजवान और वे सभी किसान जो मुजफ्फरनगर दंगों के शिकार हुए थे, वे सभी समाजवादी पार्टी के पाप के दाग से इनकी टोपी रंगी हुई है। भाइयों बहनों, दुनिया के अंदर कोई और समाज होता तो समाजवादी पार्टी इस बेशर्मी के साथ वोट मांगने के लिए नहीं आती जिस रूप में आज वो आती है। और यहाँ सम्मेलन को संबोधित करने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ बागपत के कोविड अस्पताल पहुंचे, वहां जायजा लिया और इस मौके पर सीएम योगी ने भारत में कोरोना प्रबंधन की तारीफ की, साथ ही विपक्ष पर वैक्सीन को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष वैक्सीन को लेकर भले ही कितने लोगों ने भ्रामक बातें की हों, लेकिन लोगों ने पीएम मोदी की बातों पर भरोसा किया। उन्होंने कहा कि यूपी में लगभग 99% लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज और 70% लोगों ने दोनों डोज ले ली है। ये स्थिति वैक्सीनेशन के अभियान को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का परिणाम है। सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन। वैक्सीन के बारे में लोगों ने कितना भी गुमराह क्यों न किया हो, लेकिन कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए देश की भी और प्रदेश की भी जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी की बातों पर ध्यान दिया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में पहली डोज लेने वालों की संख्या 99% से अधिक है। सेकेंड डोज लेने वालों की संख्या प्रदेश में लगभग 70% है। सीएम योगी आदित्यनाथ 4 फरवरी को नामांकन करने वाले हैं। गोरखपुर सदर सीट के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। गोरखपुर में 6वें चरण में 3 मार्च को वोट डाले जाने हैं। 4 फरवरी को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो 6ठे चरण में गोरखपुर सदर सीट पर मतदान होना है, जहां से उम्मीदवार बीजेपी के हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और उसके लिए वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे 4 फरवरी को। 3 मार्च को मतदान होना है, 10 मार्च को रिजल्ट आने हैं। 6वें चरण में गोरखपुर सदर सीट पर वोटिंग होनी है, जो कि 3 मार्च को होनी है। सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं यहां से, वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे 4 फरवरी को। और अब बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। अमित शाह लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हैं। मुजफ्फरनगर पहुंचे अमित शाह ने दंगों को लेकर अखिलेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब मैं यूपी का प्रभारी बना था तब दंगे हुए थे और आज भी मैं उन दंगा पीड़ितों को भुला नहीं पाया।
उन्होंने आरोप लगाया कि माफियाओं ने यहां पर कब्जा जमाया था। साथ ही अमित शाह ने अखिलेश को लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की चुनौती भी दी है। मैं जब प्रभारी बना उत्तर प्रदेश का, शुरू में ही दंगे हो गए। मैं यहां आया था, मैंने दंगों की वेदना को जाना था, पहचाना था। आरोप करने वाले पीड़ित बन गए और पीड़ित थे उनको आरोपी बना दिया। खैर मैं बाद में बात करूंगा, मगर मैं आज भी दंगों की वो पीड़ा को भूला नहीं। उत्तर प्रदेश को हमने वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त करेंगे, उत्तर प्रदेश को सुरक्षा देंगे, इसको सलामत बनाएंगे, माताओं बहनों का सम्मान होगा, इनकी कोई छेड़खानी नहीं कर पाएगा। जब हम वादा करते थे तो काफी सारे लोगों को लगता था इतनी विकट कानून और व्यवस्था की परिस्थिति कैसे सुधरेगी। मित्रों, 2017 के बाद 2022 में आपके सामने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूं। न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश से माफियाओं को चुन चुन कर साफ करने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। अमित शाह ने यह भी कहा कि अखिलेश और जयंत बार बार कहते हैं हम साथ साथ हैं, लेकिन वो सिर्फ काउंटिंग तक साथ साथ हैं। अगर इसकी सरकार बन गई तो जयंत सरकार से निकल जाएंगे और आजम खान वापस आ जाएंगे। अखिलेश जी और जयंत जी की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। अखिलेश जी ने बहुत अच्छे से बात की कि हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। वो तो भैया दिखाई पड़ता है आप साथ साथ हैं, मगर साथ साथ कब हो, कब तक हो, मैं बताऊं आपको, काउंटिंग तक। अगर सरकार बन गई तो जयंत भाई निकल जाएंगे और आजम खान बैठ जाएंगे। बैठेंगे या नहीं बैठेंगे बताओ भाई, बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? अभी तो जेल में है, अभी तो जेल में है। फिर आप जयंत जी को उनके साथ नहीं देखोगे, अतीक अहमद आ जाएंगे, आजम खान आ जाएंगे। और इधर मुजफ्फरनगर के बाद सहारनपुर के देवबंद पहुंचे अमित शाह को अपना प्रचार बीच में ही रोकना पड़ा। दरअसल यहां पर अमित शाह को देखने वालों की भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि बीच में ही उन्हें अपना डोर टू डोर कैंपेन रोकना पड़ा। उन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू तो किया था, लेकिन लोगों की भीड़ को देखते हुए, कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा था, इसे देखते हुए डोर टू डोर कैंपेन को बीच में ही रोकने का फैसला लिया। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज इटावा और बरेली के दौरे पर थे। बरेली में उन्होंने बड़े हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन के लिए निकले। जेपी नड्डा ने भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र के महानगर कॉलोनी में जनसंपर्क किया। डोर टू डोर कैंपेन के दौरान स्थानीय प्रत्याशी भी उनके साथ मौजूद थे। और इटावा में प्रभावी मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने अखिलेश पर एक बार फिर परिवारवाद का आरोप लगाया। प्रदेश में भी कहते तो हैं कि हम विकास करेंगे, तो विकास किसका होता है? परिवार का। नेता कौन बनते हैं? एक ही परिवार से, कोई चाचा, कोई भतीजा, कोई भैया, कोई मामा, कोई पापा, ये सब, कोई एमपी, कोई एमएलए, कोई जिला परिषद, ये सब परिवार की पार्टी, क्षेत्रवाद की पार्टियां हैं। आप बात करो, आप साउथ से भारत में देख लो, चाहे टीआरएस हो, चाहे वाईएसआर हो, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे बीजू पट्टायक की पार्टी हो, चाहे जनता की पार्टी, सब परिवार पार्टी बन गई है, विचार की पार्टी रह गई है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी परिवार की पार्टी है। ध्यान में रखना, ये भारतीय जनता पार्टी है, जो अकेली बीजेपी है, वो विचार की पार्टी। और अब एक सवाल, न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड चुनाव पर आधारित एक आसान सा सवाल कर रहा है, जिसका जवाब आपको देना है
सही जवाब देने पर आपका नाम टीवी पर आप देख सकते हैं। और आज का हमारा सवाल है, मुलायम सिंह पहली बार यूपी के सीएम कब बने? 1988, 1989, 1990 या 1991? यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। अब बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर है, पेंशन स्कीम से जुड़ी ये खबर। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में पुरानी पेंशन और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस की समीक्षा के बाद राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को ही बेहतर बताया गया। मुख्य सचिव ने अपर मुख्य सचिव कार्मिक को तुलनात्मक चार्ट की एक कॉपी राज्य कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों को सौंपने के लिए भी कहा है, जिससे वो नई पेंशन प्रणाली के फायदे दूसरे कर्मचारियों को समझा सके, बता सके। मुख्य सचिव ने वित्त विभाग को भी ये निर्देश दिए हैं कि वो तुलनात्मक गणना की कॉपी कर्मचारियों को सौंपे ताकि गलतफहमी की कोई गुंजाइश न रहे। की गई रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो नई पेंशन प्रणाली है वो कर्मचारियों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि एनपीएस के जरिए जो इसकी धनराशि है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस धनराशि का अलग अलग योजनाओं में इन्वेस्ट कर कर्मचारी ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। नाम कैसी न्यूज़ 18 लखनऊ।